हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मैं हूं आपका भास्कर भैया और आपसे का स्वागत है आपके अपने चैनल रैंक प्लस पर, जहां पढ़ते हैं पूरे दिल और दिमाग के साथ, जिससे कि आप अपना जो स्टडी है वो अच्छे तरीके से करो एंड अपने एग्जाम को बढ़िया तरीके से क्लियर करो। तो बच्चों देखो, आज की जो वीडियो है वो आपकी एनसीईआरटी दिल से की वीडियो है, जिसमें बेसिकली हम एनसीईआरटी बुक की मदद से इस साल नीट में कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, और एनसीईआरटी बुक आपको किस तरीके से स्टडी करनी चाहिए उस पर हम बात करने वाले हैं। बच्चों देखो, अगर बात करें इस साल के लिए सिलेबस में, आपको पता है काफी ज्यादा चेंज आया है, सिलेबस में अपडेट हुआ है। तो इस बार चांसेस ज्यादा अच्छे हो जाते हैं कि एनसीईआरटी बुक से जिन टॉपिक से अभी तक क्वेश्चन भी नहीं आया होगा, इस साल ज्यादा चांसेस है कि वहां से भी क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए इस साल के लिए एनसीईआरटी बुक बहुत से भी ज्यादा सुपर डुपर इंपॉर्टेंट बुक बन जाती है ऑटोमेटिकली, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा तो है नहीं कि रैंडमली कहीं से आएगा, आएगा एनसीईआरटी बुक से। तो अगर आपको पता है कि एनसीईआरटी बुक कैसे पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस वहां से इस साल पूछे जा सकते हैं, पहले कैसे पूछे गए थे, ताकि आप कंपेयर भी कर पाओ, अच्छे तरीके से स्टडी भी कर पाओ, तो ये जो वीडियो है आपको इसमें बहुत हेल्प करने वाला है। क्योंकि इसी में हम एनसीईआरटी बुक को हम लाइन बाय लाइन हम देखेंगे भी कहीं ना कहीं कि एनसीईआरटी के कौन से टॉपिक से, किस लाइन से कैसा क्वेश्चन आ सकता है, और पहले आया हुआ भी था तो वो कैसे दिखता था, ताकि आप अच्छे से कंपेयर कर दो, स्टडी कर पाओ। ओके, तो ये वीडियोस आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना। ओके, एंड वैसे आपको पता है केमिस्ट्री तो मैं ही पढ़ाने वाला हूँ, आपके भास्कर भैया पढ़ाएंगे। इसके अलावा आपको बायोलॉजी जो होगी वो आपको मीतू मैम एंड आपको जो कृषि मैम है वो पढ़ाएंगी, एंड जो फिजिक्स है वो हमारे जो पनोज सर है वो बेसिकली आपको फिजिक्स पढ़ाने वाले होंगे। तो आपके जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, वो अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ताकि आप एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से कर पाओ। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। आज के चैप्टर की अगर हम बात करेंगे तो आज हम पढ़ने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ओके, जो आपका 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर हम यहीं से शुरुआत करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब बेसिक्स पता रहेगा तो आगे वाले चैप्टर्स में भी बहुत हेल्प मिलती है। तो ये भी चीज आप कहीं ना कहीं आपको सीखने को मिलता रहेगा कि चैप्टर्स कैसे कनेक्टेड रहते हैं। तो देखो, कनेक्टेड करते हुए पढ़ना, ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करोगे। अगर चैप्टर में अगर बात करेंगे, वैसे तो हमारे पास काफी ज्यादा अच्छे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस आए हैं और आते रहेंगे, और बहुत अच्छे क्वेश्चन जो बन सकते हैं ना तक बने नहीं, हम उन पे भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देख लो, ओके, एंड देन हम बात करेंगे कि एनसीईआरटी में कहां पर है। देखो, क्वेश्चन के हमारे पास क्वेश्चन थोड़ा रीड कर लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सब्सटेंसेस इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यानी आपको यहाँ पे मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ के बारे में बात किया जा रहा है। तो बच्चों देखो, आपको पता होगा कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस करके आपके पास एक टॉपिक आता है एनसीईआरटी में, जो स्टार्टिंग में आता है। ओके, जब आप क्लासिफिकेशन वो सब पढ़ लेते हो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस साल के लिए बन सकता है, जो आना चाहिए, मेरे हिसाब तो आना ही चाहिए, वो आपका होता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में से। वहां पर अगर बात करेंगे तो आपके पास टोटल 5 लॉ के बारे में बताया गया है, और उन 5 लॉ से आपके पास 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये क्वेश्चन आपका मल्टीपल प्रोपोर्शन से बना हुआ है, लेकिन मैं आपको एक बार दिखा दूं कि एनसीईआरटी में एक्चुअल में कहां पर और कैसे आपको देखना चाहिए। तो एनसीईआरटी में अगर देखोगे, आपका पॉइंट नंबर होता है टॉपिक नंबर 1.5.3, तो वहां पे आपके पास बेसिकली लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात होती है। हालांकि आपको पता है टोटल 5 लॉज होते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ से कैसे बन सकता है वो पहले आपको समझ लो अच्छे तरीके से। क्वेश्चन जो होता है ना इसके अंदर, वो आपका सिर्फ 2 कैटेगरी के अंदर जो है आपका मेनली बन सकता है। कौन कौन से तरीके से, देखो, अगर हम बात करेंगे आपके जो लॉज हैं, उसमें से आपके पास एक तो जो क्वेश्चन बनता है वो है नेम का। साइंटिस्ट का नाम वैसे तो कभी याद करने को नहीं बोला जाता, लेकिन इस केस में आपको जरूर याद रखना है, कंपलसरी है, आपका जो भी साइंटिस्ट का नेम है, ओके, साइंटिस्ट नेम, वो आपको जरूर पता करना ही होगा। वो थोड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए रह जाता है, साइंटिस्ट का नाम। और दूसरा जो क्वेश्चन में बनता है वो है उसका यूज, कि किस तरीके से इस लॉ का यूज किया जाता है, या किन किन एलिमेंट्स में या किन किन कंपाउंड्स के अंदर लॉ देखने को मिलेगा। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो सबसे ज्यादा पूछे जा सकते हैं इस साल के लिए। ओके, ऐसे क्वेश्चन पहले आए हुए हैं, जैसे हमने देखा ये जो क्वेश्चन था अभी पहले वाला मल्टीपल प्रोपोर्शन का ऑलरेडी आया हुआ है। और एनसीईआरटी में अगर देखोगे तो ये दोनों ही चीजें गिवन है, ऐसी बात नहीं कि आपको बाहर से पढ़ना है, नहीं, पढ़ना एनसीईआरटी से ही है। और एनसीईआरटी में गिवन भी, आपको चाहो तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप बात करो तो आप देख सकते हो, दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय डाल्टन। ओके, डाल्टन ने दिया था, जॉन डाल्टन, आपको पता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वही ये बंदा है, उससे नहीं दिया था। हालांकि ईयर याद मत करना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ईयर भी दिया हुआ है। अब ये मत सोचना पूरी हिस्ट्री याद कर रहे हो, ईयर याद मत करना। ओके, अगर आप बोलो आप ईयर याद कर रहे हो, ईयर याद करने की कोई जरूरत नहीं है,
और साइंटिस्ट का नाम और उसका यूज कैसे होने वाला होगा या किन कंपाउंड्स में देखने को मिलता है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। ओके, और यूज में बेसिकली लिखा ही हुआ है इसके अंदर कि लॉ क्या बोलता है। ओके, अगर दो एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे, दो या दो से ज्यादा टाइप के कंपाउंड बनाते हैं, तो ऐसे में आपको मल्टीपल प्रोपोर्शन का जो रूल है वो आपको देखने को मिलता है। तो जैसे कि अगर बात करें यहाँ पे एग्जांपल जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा एलिमेंट्स एग्जैक्टली दो होने चाहिए और वो दो एलिमेंट्स मिल करके अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स बनाने चाहिए। तो जैसे कि अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हो कि जैसे कि पहले मेरे पास क्या है, CO है और CO2 है। तो मतलब एग्जैक्टली हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। अब ध्यान से देखो, एक कार्बन है और ऑक्सीजन है, और वो दोनों मिलकर के दो टाइप के कंपाउंड बना रहे हैं, एक CO कार्बन मोनोऑक्साइड और एक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो मल्टीपल प्रोपोर्शन इसी जगह पर यूज में आता है। अगर देखो तो पहला ऑप्शन ही क्या है, डायरेक्टली करेक्ट आंसर है, आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं है, पर चाहो तो देख सकते हो। जैसे अदर में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपके पास, देखो एक तरफ तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या है, सोडियम एंड ऑक्सीजन है। तो ऐसे में ये नहीं चलेगा, आपके दोनों एलिमेंट्स दो ही एलिमेंट्स हो एग्जैक्टली, और वो मिलकर के दो से ज्यादा कंपाउंड्स बनाए, दो या ज्यादा कंपाउंड बनाए, तो मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात की जाती है। तो इस तरीके से असल में इसका यूज देखने को मिलता है। तो वहां पर ये इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करने में काफी हेल्प करता है। तो आपको यूज पता होना चाहिए अगेन, एंड क्या पता होना चाहिए, साइंटिस्ट का नाम क्या है। ओके, सो बुक में क्लियरली मेंशन रहता है, तो आप देख सकते हो। इट्स नॉट लाइक कि आपको कहीं और से नहीं पढ़ना, बस इस साल के लिए आई वुड रियली रिकमेंड कि आप एनसीईआरटी बुक को ही अच्छे से पढ़ना, लाइक लाइन टू लाइन पढ़ लो। मैं कह रहा हूँ कसम से बहुत अच्छा रहेगा। मैं नहीं कह रहा पूरी थ्योरी पढ़ो, पर जो मैं बता रहा हूँ वो वाली चीज, वो चीजें पर आपको फोकस करना है थोड़ा ज्यादा। ओके, सो आई होप ये वाला क्वेश्चन बहुत ही क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन पहले आया हुआ था, और इस साल भी इससे आने के चांसेस बहुत ज्यादा अच्छे हैं। सो जैसे एक और क्वेश्चन है, हम देख सकते हैं इसके अंदर क्वेश्चन क्या है आपका, केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ। यानी कि अगर हम बात करेंगे कि अगर आपको कभी भी केमिकल इक्वेशन जो होती है, अगर आपको उसको अगर बैलेंस करना होता है, सो आप कौन से लॉ के अकॉर्डिंग आप किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हो, कौन सा लॉ इस पर बात करता है। तो आप देखो वही वाली बात है ना, अब देखो यूज दिया हुआ है और यूज के बेसिस पे आपसे उल्टा लॉ पूछा जा रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ये किसने बोला कि लॉ का यूज बताओ, यूज के अकॉर्डिंग भी आप लॉ को डिफाइन कर सकते हो, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर आपको कौन कौन से लॉ दिए हुए हैं, चार लॉ के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, मल्टीपल प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन, कंजर्वेशन ऑफ मास और एवोगाड्रो लॉ। तो कौन सा लॉ होगा, ऑब्वियसली बात है। तो अगर बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने की जब बात की जाती है, तो आपको कौन सा लॉ चलता है, आपका कंजर्वेशन ऑफ मास। ये जो लॉ है यही बताता है कि आपका जो ओवरऑल मास है रिएक्टेंट का और जो प्रोडक्ट का, वो बिल्कुल सेम रहता है। और बुक में भी ये लिखा हुआ है, और ये भी पूछा जा सकता था कि किस साइंटिस्ट ने दिया था। अगेन क्वेश्चन ये भी आ सकता था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कौन से साइंटिस्ट ने दिया था। तो बुक में क्लियरली मेंशन है कि आपका जो लेवोशियर थे, उन्होंने बेसिकली इस लॉ को दिया था। क्लियरली मेंशन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास 1.5.1 पे आप देख सकते हो, ये लिखा एंटोनियो लेवोशियर, इन्होंने दिया था। और वैसे मैं आपको एक बात तो बता देता हूँ, जो फादर ऑफ केमिस्ट्री थे वो भी एंटोनियो लेवोशियर को ही बोला जाता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए आपको, छोटी मोटी नॉलेज अलग से भी, चाहे बुक में हो ना हो, पर ये तो अलग बहुत ही बेसिक होता है। अगर नहीं भी पता हो तो चिंता की बात नहीं है, आपके भास्कर भाई आपको जरूर बताएंगे हर चीज जो इंपॉर्टेंट रहती है उस चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो एंटोनियो लेवोशियर, जिनको फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है, उन्होंने सबसे फर्स्ट लॉ दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और ये यही बताता है कि आपके पास जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है, उसका जो मास होता है वो सेम रहता है, उसमें चेंज नहीं आता है। ओके, तो ये वाली बात थी जो इन्होंने बोली थी, और इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन्होंने बोला था। ओके, सो अगेन इस टाइप के क्वेश्चन आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक से आ सकते हैं, जो है आपका लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ओके, क्लियर है। तो आई होप आपको ये वाला क्लियर हो गया होगा, इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखो हम उन्हीं टॉपिक्स की बात करने वाले हैं जो इस साल नीट में आएंगे, क्योंकि चांसेस सबसे ज्यादा हाई है। क्वेश्चंस हो सकता है कम आते हो, लेकिन इस साल ज्यादा आने के चांसेस हो जाते हैं। तो क्वेश्चन पैटर्न भी थोड़ा सा पकड़ के रखना है। ओके, तो आई होप इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पैटर्न बनता है वो क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब बात करते हैं आगे की, हम थोड़ी सी बात करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की, हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे ही है। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी इंपॉर्टेंट रहता है, हालांकि वो इजी है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर भी बात करेंगे तो भी इस थ्योरी की हम कहीं ना कहीं पढ़ाई करते ही करते हैं, है ना। सो यहाँ पर भी है थोड़ा सा, तो छोटे मोटे क्वेश्चन इधर से भी बन सकते हैं इस चैप्टर के अंदर। अब चाहे वो करंट चैप्टर हो या फिर वो एटॉमिक स्ट्रक्चर हो, एक ही बात है, प्रैक्टिस तो करनी है। सो देखो एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आप आराम से रीड कर सकते हो। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल व्हाट, कि आपको जो मैटर होता है वो किस चीज से मिलकर बना होता है, बेसिकली ये चीज पूछी जा रही है। ओके, एंड अगेन अगर आप चाहो तो बुक में भी से देख सकते हो, जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है फर्स्ट चैप्टर में, वहां पर ये चीज क्लियरली मेंशन भी किया गया। पहली बात तो किसने दी है, जॉन डाल्टन साइंटिस्ट खुद उन्होंने ही दिया है।
एटॉमिक थ्योरी को, एंड उन्होंने प्रॉपर्ली बताया भी है कि एटम क्या होता है, उसके बारे में मेनली उन्होंने चर्चा की थी और बताया था कि जो भी आपका मैटर होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको एटम बोला जाता है, जिसका मतलब ही इनडिविजिबल ही होता है। तो वही वाली बात है और बुक में क्लियरली मेंशन भी आप देख सकते हो, मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स। ओके, और एटम्स के बारे में जो अदर बातें हैं वो भी यहाँ पे मेंशन की गई है। तो ऐसी बात नहीं है कि वो अदर बातें नहीं पूछी जाती, वो भी पूछी जा सकती हैं, पर एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल सकता है, इजी क्वेश्चन, कि मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा है, एटम होता है, उसी के बारे में तो बताया था और क्लियरली मेंशन भी है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आपके बुक में सब मेंशन रहता है, बस आपको एनसीईआरटी एक बार अच्छे से रीड कर लेना है और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। ऐसा करोगे आई वुड से आपका टाइम भी बचेगा, आप मैनेज भी कर पाओगे, क्योंकि लगता है ना कि एनसीईआरटी क्या पूरी पढ़नी चाहिए क्या, लाइक बहुत ज्यादा थ्योरी कौन पढ़ेगा। मैं कह रहा हूँ पूरी भी नहीं पढ़ना, मैं कह रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जो मैं बोल रहा हूँ बस वो चीज पर थोड़ा फोकस करना और एनसीईआरटी से करना वो चीज, ओके, अदर बुक से नहीं बस। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, एटम, सीधे सीधे इसका आंसर हो जाएगा और कोई इसमें प्रॉब्लम है ही नहीं। ओके, ये आपका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से क्वेश्चन था हमारे पास। अच्छा, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये, इन विच केस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम, यानी कौन से केस में वाटर में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो सबसे ज्यादा होने चाहिए। आप देखो बच्चे, ये जो टॉपिक है ये इस टॉप चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। जो आप जानते हो कौन सा होता है हमारे पास, जो आप जानते ही हो हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है हमारे पास वो होता है मोल कॉन्सेप्ट का। ओके, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बन सकते हैं हमेशा बनते ही हैं इस चैप्टर में, और आने वाले चैप्टर्स में जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है वो मोल कॉन्सेप्ट ही रहता है। तो ये आपको जरूर अच्छे से आना चाहिए और वो इसी चैप्टर की देना है, ऑब्वियसली बात है। अगर ये आपने नहीं पढ़ा तो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में आगे वाले चैप्टर्स में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करोगे ही करोगे। तो इसको जरूर आपको अच्छे से रखना होता है। हालांकि अगर बात करेंगे मोल, मेनली हम जानते हैं कि काउंटिंग के लिए आप इसका यूज करते हो मेनली, तो है ना। जैसे अगर इसका थ्योरी अगर मैं आपको बताना चाहूँ, काफी इंपॉर्टेंट, तो आपको पता है कि जो मोल होता है इसका मेनली यूज कहाँ पर होता है, काउंटिंग के लिए होता है ना। काउंटिंग में हम किसी तरह बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी काउंटिंग के लिए बेसिकली मोल का यूज किया जाता है ना। तो काउंटिंग में आपको पता होगा, आप 3 केस में आप बेसिकली काउंटिंग देख रहे होते हैं ज्यादातर, या किसी को मेजर करना हो अमाउंट को, तो अमाउंट की बेसिकली जब हम काउंटिंग करते हैं तो आप इसको देख रहे होते हो। और इसमें अगर बात करेंगे या तो आपकी जो अमाउंट होती है वो ज्यादातर या तो आपके पास आपको वेट दिया जाता है, या फिर आपको देते हैं वॉल्यूम, या फिर आपको देते हैं नंबर। तो इन तीनों केस में आपको अमाउंट मेंशन किया जा सकता है, ठीक है। और इन तीनों के लिए आपको अलग अलग फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। जैसे इस करंट क्वेश्चन की अगर बात करोगे तो देखो यहाँ पे आपको हर वो चीज दी गई है जहां से आप मोल के फॉर्मूले लग सकते हैं। जैसे कि पहला वाला जो ऑप्शन है उसमें आपको वॉल्यूम दिया हुआ है कहीं ना कहीं वाटर का एसटीपी पर, दूसरे में आपको वाटर का वेट दिया हुआ है, तीसरे में आपको क्या दिया है, वॉल्यूम दिया हुआ है, एमएल के अंदर दिया है, शर्त ध्यान रखना, और तीसरे में आपको डायरेक्टली मोल दिया हुआ है जो नंबर को रिप्रेजेंट करता ही करता है ना। तो ऐसे में देखो मोल निकालने के वैसे फॉर्मुले होते हैं, तो हमारे पास ये 3 अलग अलग फॉर्मुले आते हैं जो वैसे बुक में मेंशन है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, पर मैंने इनको साथ में तीनों को एक साथ लिख के लाया हूं ताकि आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो और एक बार के लिए आपको पता होना भी चाहिए, ठीक है। वरना बुक में तो ये है ही है, बिल्कुल है। सो ऐसे में अगर बात करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास 3 फॉर्मुले जो हमारे पास आते हैं। जो पहला वाला फॉर्मुला होता है वो स्पेशली आपका, अगर आपको कभी वेट दिया हुआ है तो आप पहला वाला फॉर्मुला अप्लाई करते हो, ठीक है। दूसरे वाले फॉर्मुले की बात करें वो कब अप्लाई होता है, अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में पार्टिकल्स का नंबर दिया हो तो आप सेकंड वाला फॉर्मुला अप्लाई करते हो, और तीसरा वाला करते हो अगर आपको वॉल्यूम दिया हो तो। ऑब्वियसली बात है, देखो अमाउंट आप इन 3 चीजों में निकालते हो, वेट, नंबर, वॉल्यूम में, तो तीनों केसेस में आप अलग अलग फॉर्मुले अप्लाई करते हो। हालांकि एक छोटी सी चीज आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए, तो लास्ट वाला फॉर्मुला होता है वो थोड़ा सा स्पेशल है, वो केवल गैस स्टेट में अप्लाई होता है, ओनली फॉर गैस। ओके, ध्यान रखना, सॉलिड या लिक्विड में अगर वॉल्यूम दिया होता है तो आप लास्ट वाला फॉर्मुला अप्लाई नहीं करते, लास्ट वाला फॉर्मुला केवल गैस स्टेट के लिए ही अप्लाई किया जाता है। ध्यान रखना, वॉल्यूम ऑफ गैस, इसलिए यहाँ पे गैस मेंशन किया गया, मैंने अलग से इसको स्पेशल मेंशन किया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। हालांकि जो ऊपर के जो 2 फॉर्मुले होते हैं वो आप सॉलिड या लिक्विड और गैस किसी के लिए भी ले सकते हो, सॉलिड, लिक्विड, या फिर अगर आप बात करोगे गैस, तीनों केसेस में आप ऊपर वाले दोनों फॉर्मुले यूज में ले सकते हो। लास्ट वाला फॉर्मुला केवल गैस के लिए स्पेशली दिया गया है, और वो भी एसटीपी पर होना चाहिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे आपका वॉल्यूम होना चाहिए। ओके, तो ये 3 हमारे पास फॉर्मुले हैं, और तीनों की मदद से आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा हर बार वाटर का कितने नंबर है, वाटर के मोल निकालने हैं। ओके, जिसमें वाटर के मोल ज्यादा रहेंगे वहीं पर क्या होगा, उसका वॉल्यूम भी, उसका जो अमाउंट है वो भी ज्यादा रहेगा, या उसके जो नंबर्स है
वो भी क्या रहेगा, ज्यादा ही रहेगा। ओके, सो एक बार आप इसको देख सकते हो और थोड़ा सा ट्राई करके बताओ कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ओके, सो चलो आई होप सबने ट्राई कर लिया होगा। आपके पास के भी अभी आपको एक बार बता देते हैं कि किस तरीके से आपको तीनों फॉर्मुलेस की मदद से आप हर एक में होल निकाल सकते हो, जिससे कि आपको पता चल जाएगा किसमें अमाउंट ज्यादा और किसमें अमाउंट कम है। सो अगर हम बात करें, देखो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन दिए हैं, पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमें दिया है तो 0.0224 लीटर ऑफ वाटर दिया है आपको एसटीपी पे। तो देखो यहाँ पर कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस केस में मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वॉल्यूम वाला फॉर्मूला, है ना। जो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला है वो तो फर्स्ट में लगेगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि वॉल्यूम दिया है, एसटीपी दिया हुआ है, वाटर है, और ध्यान रखना वाटर है, यहाँ पे गैस स्टेट में बात हो रही है। जो वाटर है आपका ये कहीं ना कहीं गैस स्टेट में होगा एसटीपी पे, ठीक है। अच्छा, दूसरे में आपको क्या दिया, वेट दिया, तो आपको यहाँ पे कौन सा लगाना पड़ेगा, वेट वाला फॉर्मूला, तो वही लगाना, ठीक है। तीसरे बार में देखो आपको वॉल्यूम दिया हुआ है ना, लेकिन देखो आपको वॉल्यूम दिया है एमएल में, यानी यहाँ पर ये जो वाटर है असल में ये लिक्विड स्टेट में बात कर रहा होगा, तब आपको ऐसे दिया है। तो ध्यान रखना, अगर आपको लिक्विड स्टेट में वाटर दिया हो तो क्या करते हैं, अगर आपको वॉल्यूम गैस के अलावा दिया जाए तो आप क्या करते हो, आप उस वॉल्यूम को वेट में कन्वर्ट करते हो और उसके बाद अपना आंसर लगाते हो, उसके बाद अपने फॉर्मूले को अप्लाई करते हो। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, आपको जो वॉल्यूम गिवन है इसको आपको पहले वेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके लिए आपको आई होप काफी लोगों को पता होगा वैसे तो कि किस तरीके से कर सकते हैं। तो यार मुझे कमेंट में जरूर बताना कि अगर वॉल्यूम को वेट में कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकते हो, ओके। तो जरूर ये कमेंट करके मुझे बताना, एंड आई रियली वांट टू नो कि यार कौन सही इसका आंसर दे पाता है, ओके। वरना आप देखते रहना। एंड यहाँ पर तो आपको मोल दिया हुआ, तो यहाँ पे मुझे मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो चलो एक बार मैं थोड़ा डाटा लिख लेता हूँ, 0.0224 है। सो ये तो आपको जो फर्स्ट है ए वाला देखते हैं, आपको दिया है 0.0224 लीटर आपको गिवन है ना। तो वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला कैसा होता है वो हम देख लेते हैं। तो आपको पता है, तो मोल इक्वल टू क्या होता है, जो भी आपका वॉल्यूम गिवन है, तो ये वाला फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ गैस एसटीपी पे लीटर में देना चाहिए, लीटर में गिवन भी है, 22.4 से आपको डिवाइड करना है, दैट्स इट। तो यानी क्या करोगे आप, 0.0224 डिवाइड बाई 22.4, ये हो जाएगा, ठीक है। अब बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, बहुत इजी कैलकुलेशन आती है। ध्यान रखो, अगर कभी भी नीट आप प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको जो डेसिमल है पहले वो हटाओ, उसके बाद आप कुछ भी कैलकुलेशन करो। ज्यादा कैलकुलेशन बहुत इजी होती है, पर पहले डेसिमल हटा दो बस। तो डेसिमल हटाओ, ऊपर से अगर मैं डेसिमल हटाता हूँ तो नीचे क्या हो जाएगा मेरे पास 1, और उसके बाद 4 जीरो लगेंगे, है ना, ये हो गया। और अगर मैं यहां से हटाता तो ऊपर 10 आ जाएगा, जैसे 224 से 224 पूरा कैंसिल हो जाएगा, और 10 से क्या हो जाएगा, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो इस केस में आपके पास कितना बचेगा, 1/1000, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 0.001 मोल। तो इतने मोल आपके पास आएंगे, ओके, क्लियर है। अच्छा, अगर बात करें बी में, तो बी हमें क्या दिया था, जो सेकंड हमारा ऑप्शन था उसमें अगर हम बात करें तो आपको दिया 0.18 ग्राम ऑफ वाटर। तो आपको ऑलरेडी वेट दिया, तो वेट वाला फॉर्मूला लगाना। तो वेट वाला फॉर्मूला हमारे पास कौन सा है, वो है आपका फर्स्ट वाला, तो आप फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ग्राम्स में होना चाहिए और नीचे मोलर मास। तो वाटर का मोलर मास हम लोग जानते हैं 18 AMU होता है, AMU सॉरी एटॉमिक, वैसे हमारा मास हो जाएगा। मोलर मास बेसिकली हमारा क्या हो जाता है हमारे लिए, वो ग्राम पर मोल में आ जाता है, जस्ट यूनिट चेंज होती है, बाकी जो नंबर है वो सेम रहता है। तो अगर आपको 0.18 ग्राम दिया और उसको आपको मोल में बदलना है, तो आपको पता है मोल क्या होगा, वेट इन ग्राम्स, 0.18 डिवाइड बाई 18। पहले डेसिमल हटाओगे, 2 के बाद डेसिमल लग रहा है तो 100 आ जाएगा नीचे, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, और क्या बच जाएगा 1/100, यानी कि 0.01 मोल। तो यहाँ पर इतना मोल है, ठीक है। अच्छा, सी में अगर बात करें तो हमें क्या दिया, हमें 18 ml दिया था, ठीक है, वाटर का। अब देखो वही वाली बात है, ml है, वाटर है यहाँ पे, पर ये लिक्विड में है। तो लिक्विड में आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं था, है ना, ml में नहीं चलता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या हिंट दिया था, आप इस वॉल्यूम को किसमें कन्वर्ट कर दोगे, वेट में। अब वॉल्यूम और वेट के बीच में रिलेशन कौन ला करके देता है, तो आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, जो वॉल्यूम एंड वेट के बीच में रिलेशन ला करके देता है। तो आंसर क्या होगा आपका, डेंसिटी, बिल्कुल करेक्ट। तो आप यहाँ पे क्या लेंगे, हम डेंसिटी वर्ड यूज में लेते हैं, ठीक है। और आपको पता है डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, इसको आप डी से रिप्रेजेंट कर सकते हो, जो 1 ग्राम पर ml होती है, ठीक है। हम जानते हैं कि 1 ग्राम पर ml क्या होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर। और डेंसिटी का फॉर्मूला भी आपको पता है, डी इक्वल टू क्या होता है, m/v। तो आपको मास जो है वो आपका वेट आपका वॉल्यूम में होना चाहिए, आई मीन ग्राम में होना चाहिए, और वॉल्यूम जो है आपका ml में होना चाहिए। तो आप यहाँ पे रख करके वाटर का मास निकाल सकते हो या उसका वेट निकाल सकते हो, है ना।
तो मास बाई वॉल्यूम बोलो या वेट बाई वॉल्यूम एक ही बात है हमारे लिए तो। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट या मास मुझे पता करना है, डिवाइड बाई वॉल्यूम कितना हो जाएगा मेरे पास 18 ml मुझे दिया ही हुआ है, तो वहां रख देंगे और आपको पता चल जाएगा। तो मास कितना हो जाएगा 18 ग्राम, और 18 ग्राम जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका वेट आ जाएगा। और अब आप इससे आराम से मोल्स निकाल सकते हो, तो वेट अपन मोलर मास वेट वाला फॉर्मूला अब आप लगा सकते हो। तो इस टाइम पे आप कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्टली करता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा तो मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास 18/18 यानी कि 1। ओके, तो हमने चारों के लिए मोल निकाल लिए, 3 के हमने निकाल लिए, एक का पहले था। तो एक में मोल आया मेरे पास 0.001 मोल, दूसरे में आया 0.01 मोल, तीसरे में आया मेरे पास 1 मोल, और चौथे का ऑलरेडी मुझे गिवन था जो आपको दिया 10⁻³ मोल। तो चलो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। तो इस वाले केस में कितना है मेरे पास 0.001 मोल। यहाँ पर कितना आया मेरे पास, यहाँ पर आया 0.01 मोल, यहाँ पर आएगा मेरे पास 1 मोल एक्जेक्टली, और यहाँ पर 10⁻³ मोल। तो अब आप ही बताओ आंसर क्या हुआ इसका। आई होप सभी को पता चले क्या होगा। आंसर क्या देगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपके क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हालांकि अगर कोई इसमें अगर लीटर वाला फॉर्मूला लगा देता तो पक्का वो गलती करता, आंसर आता ही नहीं, क्योंकि वो गैस में सोच के चलता और वो भी लीटर में। तो आप डिवाइड करते बहुत छोटा नंबर आया तो ये सबसे स्मॉलेस्ट बन जाता अगर यहाँ पे ये गैस दिया होता एसटीपी पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको लिक्विड दिया है और वॉल्यूम दिया है, तो आपको उसको लिक्विड को पहले आपको वेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा डेंसिटी की मदद से, और तब जाके आप इसका आंसर निकाल पाओगे। तो ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं। अब देखो वैसे तो लग रहा है कि टाइम है, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो टाइम लग भी रहा होगा शायद, लेकिन आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत फास्ट कर सकते हो। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बस क्या है, आपको सिर्फ मोल के 3 फॉर्मुलेज है वो आपको ये जरूर अच्छे से पता होने चाहिए। हालांकि थ्योरी में भी देखोगे तो एनसीईआरटी के अंदर तीनों ही फॉर्मुलेज मेंशन है, तो आपको वो पढ़ना जरूर है, ठीक है, तो प्रैक्टिस जरूर करना अच्छे तरीके से। ओके, तो चलिए हम एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं जो आए हुए एग्जाम्स के अंदर ही। जैसे एआईपीएमटी 2010 में ये क्वेश्चन एक आया हुआ था। क्वेश्चन क्या है आपका, द नंबर्स ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ अ ट्राई एटॉमिक गैस, यानी आपको 0.1 मोल गिवन है एक गैस का जो कि ट्राई एटॉमिक है। ट्राई एटॉमिक का मतलब क्या है, एक ऐसी गैस जो 3 एटम से मिलकर बन रही है। देखो ध्यान रखना, केमिस्ट्री में कभी कंफ्यूज हो जाए कोई वर्ड को लेते हुए, तो उस वर्ड को क्या 2-3 पार्ट में से डिवाइड कर दो और फिर देखो उस अलग अलग पार्ट का मीनिंग क्या है। जैसे इसको मैं कैसे डिवाइड कर रहा हूँ, ट्राई प्लस एटॉमिक। तो ट्राई मुझे पता है मतलब 3 होता है, एटॉमिक मतलब एटम से कहीं ना कहीं बात है, यानी 3 एटम से मिलकर कुछ बना है। तो 3 एटम से मिलकर बनी गैस, तो ट्राई एटॉमिक गैस, सिंपल हो जाएगा, है ना। सो ऐसे में आपको पता करना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हो। तो बहुत इजी, आपको ऑलरेडी गिवन है सब कुछ, तो है ना। तो आपको क्या गिवन है यहाँ पे, हाँ, तो हमें बोला है एक ट्राई एटॉमिक गैस है, यानी इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे अगर मैं पूछूं तो आपको ये पता ही नंबर ऑफ एटम्स टोटल हमारे पास 3 होने वाले, ठीक है। और अगर बात करेंगे हमें कितना इसका अमाउंट गिवन है, तो क्वेश्चन में वो गिवन है हमारे पास 0.1 मोल। तो हमारे पास 0.1 मोल मेरे पास क्या है, पूरी गैस है, और एक गैस के मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम होने वाले हैं। तो 0.1 मोल में कितने होंगे, सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी कि टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे मेरे पास, 3 इंटू में 0.1 मोल, यानी कि 0.3 मोल हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे एक चीज है, आपको देखो Na गिवन है, तो आपको पता है 1 मोल इक्वल टू 1 Na होता है। मोल को अगर आपको कभी भी कन्वर्ट करना हो आपके नंबर्स में, तो आप एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, और ये भी आपके मोल के फॉर्मूले के अंदर ही आता है। जैसे आप ध्यान से देखो, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज में ले सकते हो। आपको मोल गिवन है 0.3 मोल, और आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको पता करने हैं, और एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दोगे आपको नंबर मिल जाएगा। तो कभी भी मोल से अगर आपको नंबर बनाना है तो आप कुछ मत करो, बस वहां पे Na से मल्टीप्लाई कर दे करो। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इंटू कर दूंगा Na से, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 0.3 Na, इस तरीके से। तो ये बेसिक इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस कर सकते हो, तो मुश्किल नहीं रहता है। अक्सर कई लोग डरते हैं मोल से कि थोड़ा टिपिकल होता है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, मैं कह रहा हूँ नहीं होता, सबसे इजी है। सिर्फ आपको ये देखना है कौन सा फॉर्मूला किस कंडीशन में यूज देना है, और वो जो कंडीशन है वो क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी। तो अगर आप ये चीज कर जाते हो ना तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। बस थोड़ी सी चीज का आपको ध्यान रखना पड़ता है। ओके, चलिए, सो हम और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपका एएफएमटी 2011 में आया हुआ है कि विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और आपको कहना पड़ेगा सबसे ज्यादा नंबर्स किसमें। तो नंबर यानी कि आपको मोल निकालना है। ध्यान रखना, कभी भी अमाउंट की बात हो रही हो, चाहे वो नंबर के टर्म्स में हो रही हो या आपको वेट गिवन हो
या फिर अगर आपको वॉल्यूम गिवन हो, आपको हमेशा अमाउंट के लिए मोल निकालना होता है, तो हम यहाँ पे मोल ही निकालेंगे। और इस बार देखो आपको हर बार क्या है, आपको ग्राम्स में वेट दिया हुआ है, तो अब कुछ नहीं करना, आपको बस जो भी कंपाउंड है उसका आपको सही मोलर मास निकालना है और मोलर मास से का इन रेस्पेक्टिव वेट्स में डिवाइड करके आपको मोल मिल जाएगा। जहां पे नंबर ऑफ मोल ज्यादा हो जाएंगे वहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा हो जाएंगे। ओके, सो चलो एक एक करके फटाफट ट्राई करके देख लेते हैं, फटाफट। हाँ, एक बार आप ट्राई करके देखो। सो आई होप सबने ट्राई किया होगा। आपको देखो सिंपल वेट वाला फॉर्मूला है, वही अप्लाई करना है, तो मैं वही करूंगा, वेट वाला फॉर्मूला लिखूंगा और हर एक के लिए प्रॉपर मोल्स निकाल के दिखा देंगे और अपना काम हो जाएगा। सो आप चलो देखते हैं, है ना। सो अगर हम बात करेंगे मोल के लिए, सो आपको पता है वेट वाला फॉर्मूला कौन सा होता है। वेट मोल इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, आपको जो भी वेट गिवन है वो ग्राम्स में होना चाहिए, अपॉन डिवाइड बाय क्या होना चाहिए, मोलर मास। इसकी यूनिट आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए, ग्राम पर मोल। देखो जो ध्यान रखना है, ये भी चीज पूछी जा सकती है कि आपके पास मोल की यूनिट क्या होती है या मोलर मास की यूनिट क्या होती है। बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं और कभी कभार क्या होता है ऐसे क्वेश्चन भी हमारे फंस जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान रखना, मोल की यूनिट जैसे मोल ही होती है ना। और वेट अपर ग्राम में रहता है वो तो चलो प्रॉब्लम नहीं है। मोलर मास का स्पेशली ध्यान रखना, ग्राम पर मोल रहता है, क्योंकि कई बार ये लोग भूल जाते हैं और गलती करते हैं। सबसे ज्यादा गलती यहाँ पर होती है, काफी लोग कबार क्या है, लोग इसे मोल या ग्राम ही लिख कर आ जाते हैं, तो वो गलत हो जाता है। तो ग्राम पर मोल होता है, स्पेशली ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सो अब देखो हमें क्या क्या ऑप्शन दिए हैं। अगर बात करूंगा ए, आपको दिया है SO2 गिवन था जो कि 64 ग्राम्स था। सो 64 ग्राम्स आपको क्या है SO2, तो आपको बस क्या पता करना है SO2 का आपका मास क्या होता है, मोलर मास। तो SO2 का मास क्या होता है, सल्फर का होता है 32 एंड ऑक्सीजन का होता है 16 और आपके पास टोटल 2 ऑक्सीजन है ना, तो टोटल आपके पास 64 ही हो जाता है। तो इसमें मोल्स कितना हो जाएगा, तो मोल इक्वल हो जाएगा 64 अपॉन में 64, यानी क्या हो जाएगा आपके पास 1 मोल हो जाता है। सिंपल सा बात है, इजी कर सकते हैं, ठीक है। बी अगर आप बात करेंगे तो बी आपको क्या गिवन है, आपको दिया 44 ग्राम CO2, ठीक है। तो अगर आपको दिया है 44 ग्राम CO2, तो यहाँ पर मोल क्या हो जाएगा, CO2 का वेट आपको 44 दिया हुआ है और CO2 का मोलर मास क्या होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16, 16 into 2 32 प्लस 12 44 ही होता है। तो थोड़ी सी मेरी प्रैक्टिस है क्योंकि बहुत बार किया हुआ है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस से कंजूसी बिल्कुल मत करना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया रहता है, ठीक है। अच्छा, सी अगर हम बात करते हैं, सी हमारा कौन सा दिया, 48 ग्राम ओजोन। O3 आपको पता ही है ओजोन होता है, 48 ग्राम आपको क्या है O3 यानी ओजोन दिया हुआ है, इसका मोल कितना हो जाएगा 48, तो इसका हो जाएगा क्या वेट अपॉन ओजोन का मोलर मास। एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और यहाँ पे 3 है तो 16 into 3 48 ही होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 48 अपॉन 48, यानी यहाँ पर भी आपको 1 मोल ही गिवन है, तो तीनों में आपका 1 1 मोल आ गया। तो ऑटोमेटिक चांसेस ज्यादा अच्छे क्या कि चौथे वाले के मोल सबसे ज्यादा होने चाहिए, कुछ डिफरेंस होना चाहिए ना। सो अगर मैं बात करूंगा फोर्थ में, तो आपको गिवन था 8 ग्राम ऑफ H2, तो इसके मोल कितना हो जाएगा 8 अपॉन एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 होता है, 1 ग्राम पर मोल होता है मोलर मास। तो H2 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 हाइड्रोजन है, तो 8/2 यानी क्या हो जाएगा 4 मोल। तो अभी आपको क्लियरली पता है सबसे ज्यादा मोल कहां पर है 4 है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, जो आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से बेसिकली आप क्वेश्चन को कर सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला कौन सा लगाना है, वो आपको जो डाटा गिवन है वही डाटा आपको बताएगा, बस आपको उस डाटे को अपने फॉर्मूले से थोड़ा सा मैच करवाना है, सही से कर जाओगे आराम से आंसर आ जाएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है। ओके, आपने देखा ना कैलकुलेशन भी ऐसी कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, सिंपल एडिशन था एंड डिवाइड हमने किया, डायरेक्ट आंसर आ गया। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर भी, तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए, तो वो आपके मोल कांसेप्ट के कुछ क्वेश्चन जो आपके आए हुए वो हमने देख लिए। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में इस साल के लिए आ सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगेन ये है आपका परसेंटेज कंपोजिशन के बेसिस पे, जब आप एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हो, तो ये एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछा जा सकता है इस साल के। क्वेश्चन लंबा रहता है लेकिन आपके भास्कर भाई आपको इतना इजी करके से दिखाने वाले ना, इस लायक की यार आपको बस मजा आ जाएगा, कसम से मजा आ जाएगा, गारंटी। तो आपको क्या दिया है, देखो ये वाला क्वेश्चन वैसे पढ़ने में थोड़ा लंबा होता है लेकिन बहुत इजी होता है। आपको क्या बोला है, आपको बोला है कि आपके पास क्या है, आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ, ठीक है। आपको क्या बोला गया कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका एनालिसिस किया गया और ये पता चला कि उसके अंदर 71.7% क्या है क्लोरीन है, 4.04% हाइड्रोजन है और जो भी बचा हुआ है वो क्या है आपका कार्बन। और क्या आपको ये तीन बातें बोला है, आपका ओवरऑल जो कंपाउंड है वो तीन चीजों से मिलकर बन रहा है, क्लोरीन से, हाइड्रोजन से और कार्बन से मिलकर के बन रहा है। और आपको क्या बोला है, इसका मॉलिक्यूलर आपको वेट भी दिया हुआ है 99 दिया हुआ है और आपको इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करना है। ओके, ये बेसिक बात है।
ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पहले तो एनसीईआरटी में कहां पर है, बिल्कुल एनसीईआरटी में रहता है। एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये आपका टॉपिक रहता है जिसमें से बेसिकली ये क्वेश्चन आता है। और एनसीईआरटी बुक में भी इसका प्रॉपर एक क्वेश्चन भी गिवन है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी। तो ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी गिवन भी रहता है और आपसे पूछा जाता है ये चीज। ओके, तो थोड़ा सा एक अच्छा पार्ट आपके लिए बन जाता है जो आपको जरूर पढ़ना चाहिए, पता होना चाहिए। एंड देखो वैसे तो बुक में थोड़ा सा लेंथी दिया हुआ है क्योंकि एक एक स्टेप को एक्सप्लेन किया है, लेकिन आपके भास्कर भाई ने इसको थोड़ा सा शॉर्टकट इसका बना के रखा हुआ है। तो आपको सिर्फ शॉर्टकट से ही करना है, शॉर्टकट से करोगे तो टाइम भी बचा पाओगे और आंसर तब भी सही आएगा। ठीक है। अच्छा पहले देखो इस क्वेश्चन में बहुत ही खास बात है, समझ लो आपको क्या गिवन होगा। ध्यान रखना आपको हमेशा परसेंटेज कंपोजिशन आपको गिवन होगा, ये आपको हमेशा गिवन होगा। और इसके बेसिस पे वो आपसे या तो पूछेगा एम्पिरिकल फॉर्मूला आप निकालो, ठीक है, या तो आपसे पूछेगा एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालेगा। अगर केवल परसेंटेज कंपोजिशन है तो वो एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में परसेंटेज कंपोजिशन के साथ साथ आपको क्या दिया जाए, आपको मॉलिक्यूलर मास दिया जाए या मोलर मास या आपको वेट ओवरऑल दिया जाए कि इसका मोलर मास ये है, तो आपको आगे जाके फिर वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछेगा, वरना वो आपसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं पूछता है। ये ध्यान रखने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत लोग ये नहीं समझ रहे होते हैं, पर ये आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज कंपोजिशन अगर गिवन है तभी वो एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछेगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला केवल परसेंटेज कंपोजिशन से निकल जाता है, लेकिन अगर मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया होगा तो वो आगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं पूछ सकता है, क्योंकि निकलेगा ही नहीं, तरीका ही नहीं है। और अभी खुद देखोगे, अभी जब मैं बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होता या मॉलिक्यूलर मास अगर नहीं होता तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकलता ही नहीं, कोई चांस ही नहीं था। लेकिन परसेंटेज कंपोजिशन से एम्पिरिकल फॉर्मूले तक वो तब भी पूछ सकता है। ओके, अगर इस क्वेश्चन में जो हमें गिवन है, इसमें अगर देखोगे जो एम्स में 2016 में आया हुआ है, तो आपको देखो परसेंटेज कंपोजिशन भी गिवन है और आपको मॉलिक्यूलर मास भी या मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया हुआ है, तो वो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहा है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक बार पहले मैं थोड़ा डाटा आप लिख लो, आराम से हम लिख लेते हैं। तो देखो आपको क्या क्या डाटा गिवन है, पहले मैं थोड़ा सा गिवन डाटा आपको दिखा देता हूँ। ओके, आपको देखो यहाँ पे क्या कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, बेसिकली ये तीन एलिमेंट की हम बात करने वाले हैं। ठीक है। ओके, अगर हम बात करेंगे हमें कौन सी चीज कितनी गिवन है, तो क्लोरीन तो हमें यहाँ पे दिया हुआ 71.7%, हाइड्रोजन आपको दिया है 4.04% और कार्बन रेस्ट है। ठीक है, सो हम लिख लेते हैं, हमारे पास क्लोरीन कितना दिया हुआ है 71.7%, हाइड्रोजन हमें दिया हुआ है 4.04% और कार्बन कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है 100% होता है हमेशा, 100 में से दोनों को माइनस कर दोगे। सो अब 100 में से अगर मैं माइनस करता हूँ 71.7 माइनस 4.04, तो ये आपका करीब करीब आएगा 27.26% करीब, इतना इतना आपका रफ आइडिया में इतना आपका आ जाएगा। ओके, अच्छा अब हमने तीनों निकाल लिए। अब वो करना क्या है, अब देखो बहुत ही सिंपल काम है, आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है जो मैं बोलूंगा। आपको ये करना है कि जो परसेंटेज आपने निकाला है उसमें आप उन्हीं जो एलिमेंट्स हैं उन्हीं के मास का डिवाइड कर देना। ठीक है, बस आपको इतना सा काम करना है, बहुत ही सिंपल सा काम करना है। ओके, यानी आपको करना क्या है, देखो स्टेप देख लो बहुत ही आराम से। सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट में आपको बस इतना करना है कि जो भी परसेंटेज गिवन है उसमें रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स के मोलर मास से बस आपको डिवाइड करना है और एक आपको नंबर चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। तो अब क्या करोगे, जैसे मैं बात करूं कार्बन का, हाइड्रोजन का और मुझे क्लोरीन का। ठीक है, ये है। हम क्या करेंगे, कार्बन का हमें कितना वैल्यू दिया हुआ है 27.246% है ना, ये तो इतना हो गया। डिवाइड बाई कार्बन का मास कितना होता है मेरे पास 12 होता है, सिंपल। अच्छा हाइड्रोजन का हमें कितना दिया है 4.04, हाइड्रोजन का होता है 1। क्लोरीन का कितना होगा मेरे पास 71.7 और डिवाइड बाय क्लोरीन का 35.5 होता है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको डिवाइड करना है और आपको बस एक नंबर चाहिए, रिस्पेक्टिव नंबर, और कुछ भी नहीं। सो अगर मैं यहाँ पे 12 से डिवाइड करता हूँ तो आप देखो आंसर देखो करीब करीब कितना आएगा, लेकिन आपको बस उतना देखना है। तो अगर मैं यहाँ से डिवाइड करता हूँ तो मुझे लगभग लगभग 2 देखने को मिलेगा। ठीक है, हाइड्रोजन से अगर मैं डिवाइड करता हूँ 1 से तो मेरे को नियरेस्ट इंटीजर में 4 देखने को मिलेगा, सही है। और अगर क्लोरीन से डिवाइड करता हूं तो मुझे नियरेस्ट इंटीजर में यहाँ पे 2 देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी 2, 4 और 2, तो जो भी आपको नियरेस्ट इंटीजर मिलने वाला है ना, बस आपको वो इंटीजर पता करना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, फिर आप ये देखोगे कि डिवाइड करने के बाद जो भी नंबर आ रहा है नियरेस्ट में, ओके, जो हमने निकाला नियरेस्ट इंटीजर हमने निकाल लिया, यहां से आपको क्या मिलेगा, नियरेस्ट इंटीजर, आपको ये पता करना है। फिर जो नियरेस्ट इंटीजर में जो सबसे छोटा वाला नंबर है सेकंड स्टेप में, उससे आपको हर एक में नंबर पे डिवाइड कर देना है बस। यानी कि देखो जैसे कि अगर मैं बात करूं कार्बन, कार्बन के केस में मुझे 2 मिला था, हाइड्रोजन के केस में मुझे कितना मिला था 4,
और क्लोरीन के केस में मुझे मिला था 2। ओके, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 2 ही है, तो मैं 2 से सब में डिवाइड कर दूंगा, सिंपल, और कुछ नहीं करूंगा। तो यानी मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं कार्बन से अगर मैं हर एक में डिवाइड करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ से 2 में डिवाइड, यहाँ से 2 में डिवाइड, यहाँ से 2 से डिवाइड, ठीक है। और आपको फिर एक नंबर और मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 1, 1, यहाँ मिलेगा आपको 2, और यहाँ मिल जाएगा आपको अगेन 1। इस तरीके से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब जो भी आपको नंबर मिलता है डिवाइड करने के बाद, थर्ड और फाइनल स्टेप में आपको बस इतना ही करना है, स्टेप नंबर 3 में, कि आपके पास जो भी आपको नंबर मिला है उसको उस एलिमेंट के साथ लिख देना, और आपको ऐसा करने के बाद इंपेरिकल फॉर्मूला मिल जाता है। यानी कार्बन के साथ आ जाएगा 1, हाइड्रोजन के साथ आ जाएगा 2, क्लोरीन के साथ आ जाएगा 1, यानी कि CH2Cl। ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो केवल आप परसेंटेज से अब डायरेक्टली एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो, इसमें मोलर मास की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। मोलर मास की जरूरत पड़ती है जैसे कि मैंने कहा, अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना हो, पर उसके लिए पहले आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आपको जब निकालना होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो आप क्या करते हो, आपको दो चीजें चाहिए। अगर आपको जब भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको असल में एक नंबर की जरूरत पड़ती है जिसको आप बोलते हो n, और इस n को आप एम्पेरिकल फॉर्मूले में मल्टीप्लाई करते हो, जिससे कि आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलता है। तो अब n कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। n निकलता है आपका, जो भी आपका मोलर मास आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, डिवाइड बाई एम्पेरिकल फॉर्मूला का जो मास होगा उससे आपको डिवाइड करना है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हम निकाल चुके, इसका मास हम पता कर सकते हैं, और मॉलिक्यूलर मास जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन रहता है। सो अगर आप देखो क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन था, अगर आप ध्यान से देखते हो यहाँ पे, सो आपको क्वेश्चन में गिवन था मॉलिक्यूलर, बट ये 99 आपको ऑलरेडी गिवन है, तो आपको केवल एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास निकालना है। सो वो क्या हो जाएगा हमारे लिए, अगर आप देखो तो सो क्या होगा हमारे पास, अगर आप देखते हैं, सो ये हो जाएगा कार्बन, कार्बन का हो जाएगा 12 प्लस 2 प्लस 35.5, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे टोटल आपका, ये हो जाएगा 0.5, 5, 2 and 4 9, और यहाँ पे हो जाएगा 3 1 4, 49.5 क्या हो जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास, और मॉलिक्यूलर मास आपको 99 गिवन है, तो 99 डिवाइड बाई 49.5 करोगे तो आंसर आ जाएगा रफली आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। आपको रफ में निकालना होगा, वैसे तो एक्जेक्टली 2 ही आ रहा है, फिर आगे तो 2 आपका आ जाएगा, और 2 क्या हो जाएगा आपका n, और n का आप एम्पेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा, जो आएगा आपके पास, कितना हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा 2 इंटू में CH2Cl, यानी कि आपके जो भी आपके एलिमेंट जितने भी नंबर में दिए उसका डबल कर दो, तो कितना हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा 2, हाइड्रोजन हो जाएगा 4, और क्लोरीन हो जाएगा आपका 2, तो C2H4Cl2 क्या हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा, जिसको कि आप सिंपली देख के टिक कर सकते हो। तो C2H4Cl2 आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, तो इस तरीके से बेसिकली करना, तो थोड़ा लेंथी रहता है, लेकिन जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना इस पे उतना फास्ट कर पाओगे। और इसमें स्टेप्स आपको सिर्फ 3 या 4 स्टेप्स हैं जो मैंने आई थिंक हार्डली मैंने फॉलो किए थे। क्या करा था मैंने, परसेंटेज था, परसेंटेज को सबसे पहले मैंने डायरेक्टली जो भी एलिमेंट्स थे उनके रेस्पेक्टिव मास से डिवाइड कर दिया, जैसे कि मुझे एक नंबर मिला, फिर उस नंबर को मैं जो सबसे छोटा वाला नंबर था उससे हर एक नंबर फिर डिवाइड कर दिया, फिर जो नंबर मिला उसको एलिमेंट के साथ रख दिया, आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट का फॉर्मूला मिल गया। वहां से हमने उसका मास निकाला और मोलर मास में डिवाइड करवा दिया, तो क्या मिल जाएगा आपको, एक पर्टिकुलर नंबर, और उस नंबर को आप एम्पिरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाता है। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा वहां पे चाहो तो रिवाइज करके देख लेना, बहुत सिंपल है, लिख लेना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये चीज ना काफी फास्ट करवा देगी आपके क्वेश्चन। ओके, तो ज्यादा चांसेस है कि ऐसे क्वेश्चंस आए इस साल बहुत ज्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हेवर्स प्रोसेस इज। अब देखो ये जो पार्ट है, ये जो टाइप की क्वेश्चन है कि आपको क्या एक रिएक्शन दी होगी और आपको कुछ ना कुछ अमाउंट गिवन होगा, तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आने के चांसेस इस साल बहुत ज्यादा अच्छे हैं। एक्चुअल में कहूं तो ये सेकंड या मैं बोलूं फर्स्ट नंबर प्रायोरिटी में आई वुड से कि ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा चांसेस है कि आ जाए, और ये आपका होता है स्टैक्योमेट्री से। ये जो पार्ट है आपका, ये स्टैक्योमेट्री के अंदर आपके पास आता है, जिसमें प्रॉपर मेंशन किया जाता है कि आपको एक रिएक्शन गिवन होती है, डाटा गिवन रहता है थोड़ा बहुत, तो उसके आधार पे आपको रिएक्शन पढ़नी पड़ती है, जिसके बेसिस पे आप क्या क्वेश्चंस कर पाते हो। तो स्टैक्योमेट्री हो गया, या जो लिमिटिंग रीजन का जो टॉपिक है वहां से बेसिकली ये क्वेश्चन है जो आपको गिवन रहता है, और ये आपके अगेन चैप्टर फर्स्ट में ही आता है। तो थ्योरी में भी ऐसे एग्जांपल भी गिवन रहता है, आप देख सकते हो, और यहाँ पे रिएक्शंस को अलग तरीके से पढ़ के भी बताया गया है। तो आपको केवल रिएक्शन पढ़ना आना चाहिए, जो आप चैप्टर फर्स्ट में सीख रहे होते हैं।
ठीक है। सो यहाँ पर आपको क्या रिएक्शन दिया हुआ है, हाइड्रोजन है, हैबर प्रोसेस की बात हो रही है। तो हैबर प्रोसेस क्या होता है, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए वैसे तो। हैबर प्रोसेस क्या होता है, अमोनिया बनाने का प्रोसेस जिसमें कि N2 आपके 3H2 से रिएक्शन करता है और आपका 2NH3 बनाता है। तो अमोनिया बनाने का ये जो प्रोसेस है इसको हैबर प्रोसेस बोला जाता है। हैबर्स इसलिए क्योंकि एक्चुअल में ये साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पे इसे रखे जाते हैं और यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन रहती है कैटलिस्ट की और टेम्परेचर की, प्रेशर की, जिस बेसिस पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करते हैं लैब के अंदर और आपका अमोनिया बनता है। तो ये वाली बात यहाँ आती है। अब यहाँ पे आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में गिवन ये कि 20 मोल्स अमोनिया बनेगा तो इसमें हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। सो देखो रिएक्शंस में क्या है, एक बहुत ही सिंपल सी चीज आपको एक बार बताता हूँ और वो हमेशा वर्क करेगी। आपकी जो रिएक्शन है, अगर आप कभी भी रिएक्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो अमाउंट के बेसिस पे, तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। अगर वो बैलेंस नहीं है तो आप आंसर निकाल ही नहीं सकते। सबसे पहले टारगेट आपको ध्यान रखना पड़ेगा रिएक्शन बैलेंस होने का। और ध्यान से देखो कि यहाँ पर जो रिएक्शन है वो ऑलरेडी बैलेंस गिवन है। अगर देखो नाइट्रोजन 2 होने चाहिए, उधर भी 2 है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, वहां पे 6 हाइड्रोजन, तो ऑलरेडी मैंने जो रिएक्शन है वो बैलेंस लिखी है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले चीज ध्यान रखते हुए आपको बैलेंस रिएक्शन होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये आती है। ठीक है, फिर आपको ये देखना पड़ता है इनके जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उनका रेशियो क्या है। ये दो चीजें अगर आपने देख ली ना तो आप किसी भी टाइप की रिएक्शन को पढ़ भी सकते हो, क्वेश्चन भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ नहीं है यानी 1 होगा, तो रेशियो क्या है 1:3:2। सिंपल सी बात है। मतलब क्या होगा इसका कि अगर नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल होगा, हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा और अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल बनाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ पर क्या होता है, तो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो आपको फॉलो करवाता है कि रिएक्शन कैसे कैसे हो रही है, कौन कितने के साथ कितने नंबर में रिएक्शन करेगा, उस तरीके से। ठीक है, तो अगर जैसे अगर मैं यहीं पे बोलता कि नाइट्रोजन के लिए अगर मैं बोलूं कि मैं 10 नाइट्रोजन के अगर मॉलिक्यूल्स लेता हूं तो हाइड्रोजन कितने होंगे, ऑब्वियसली बात है एक करेगा 3 के साथ, 10 कितने के साथ करेगा 30 के साथ, 30 के साथ, और अमोनिया कितना बनेगा 20 बन जाएगा। तो इस तरीके से हम बात करते हैं यहाँ पे। ओके, तो ध्यान रखना जो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो हैं जो एक्चुअल में अमाउंट को डिसाइड करते हैं, कौन कितने किसके साथ कितनी अमाउंट में रिएक्शन करने वाला होगा। तो यहाँ पर को रेशियो फॉलो करवाना है। अब जो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में हमसे बोला है कि आपको 20 मोल्स क्या बनने चाहिए, अमोनिया बनना चाहिए। ठीक है, तो 20 मोल्स कब बनेगा, यानी अगर ये 2 है तो मतलब कैसे बन रहा होगा, ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर अगर ये 1 होता तो ये 3 और ये 2 का रेशियो होता। अगर ये उल्टा बोल रहा है तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये 2 होगा तो ये उसका 3 गुना टाइप में आना चाहिए, है ना। सो अब देखो ये 20 मोल बन रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कहीं ना कहीं हमने 10 मोल लिया होगा स्टार्टिंग में, है ना। और अगर ये 10 मोल है तो ये 20 मोल है, और अगर नाइट्रोजन तुम्हारा 10 मोल है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा तुम्हारा 30 मोल, उसके 3 टाइम्स होना चाहिए बस। और हमसे यही चीज पूछिए, आंसर हो जाएगा, खत्म बस, इतने में हो जाता है। तो यानी आपको कुछ नहीं करना होता, रिएक्शंस को बैलेंस करो और स्टोइकियोमेट्री को फॉलो करवाओ, उस रिएक्शन को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को देखो और उसी रेशियो में रिएक्शन को पढ़ो। ऐसा होगा तो आप हर बार स्टोइकियोमेट्री वाले क्वेश्चंस को कर सकते हो, या रिएक्शंस में जो अमाउंट वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी आप बहुत इजी कर सकते हो। ओके, सो ये इसकी बात है। तो यहाँ पर अगर बात करोगे तो इसका आंसर मान लीजिए 30 मोल हमें हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है 20 मोल अमोनिया बनाने के लिए। तो ये स्टोइकियोमेट्री का पार्ट हो जाए जो आप यहाँ पे सीखते हो। ओके, नेक्स्ट की अगर हम बात करें, जैसे देखो अगला आपको क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर आपको क्या दिया, आपको वेट गिवन है। आपको बोला है कि 10 ग्राम हाइड्रोजन है, 64 ग्राम O2 है, उसके साथ रिएक्शन करता है वेसल में, वो वेसल आपका वो है वो पूरा एक्सप्लोड हो जाता है, ऑब्वियसली बात है एक्सोथर्मिक प्रोसेस रहा होगा। आपको बताना है कितना वाटर बनेगा। तो ऐसे केस में सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखना है, वो आपको बैलेंस करना है और फिर आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को फॉलो करवाना पड़ता है। तो पहले हम एक बार हम रिएक्शन लिख लेते हैं। तो ये सबसे ज्यादा लिखी हुई रिएक्शन 2H2 प्लस O2 क्या बनाता है आपका 2H2O बनाता है, सबसे ज्यादा लिखी हुई रिएक्शन है। यहाँ पर ध्यान से देखो ऑलरेडी मैंने बैलेंस की रिएक्शन लिखी हुई है, रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2:1:2 में रिएक्शन हो रही है। ठीक है, पर एक बार ध्यान रखना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स में जब आप बात करने वाले हो रिएक्शन की, जब आप स्टोइकियोमेट्री फॉलो करवाते हो तो वो आपके पास दो केसेस में ही होती है, या तो आपको गिवन हो वॉल्यूम या फिर आपको गिवन हो नंबर। इन दो ही केसेस में आप स्टोइकियोमेट्री को फॉलो करवाते हो, वरना नहीं करवा सकते। यानी कि अगर बात करेंगे स्टोइकियोमेट्री की, अगर हम बात करते हैं तो अगर आपको नंबर गिवन है या फिर आपको गिवन क्या हो, आपको गिवन हो वॉल्यूम गिवन हो, तो ऐसे में आप स्टोइकियोमेट्री को प्रॉपर फॉलो करवाते हो। लेकिन अगर आपको कभी भी वेट गिवन अगर हो जाता है तो स्टोइकियोमेट्री फॉलो नहीं होती है, ये बात आपको जरूर ध्यान रखना है। वेट में स्टोइकियोमेट्री फॉलो नहीं होती है, पर यहाँ पे एक हिंट होती है। जैसे अभी देखो अब क्वेश्चन में अगर हम बात करेंगे तो हमें देखो वेट दिया है,
10 ग्राम्स और 64 ग्राम्स, है ना। हमें बोला है यहाँ पे कि 10 ग्राम्स तो क्या है आपके पास हाइड्रोजन है और 64 ग्राम्स क्या है तुम्हारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है। अगर ये रिएक्शन करेंगे तो अब यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री फॉलो होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर डायरेक्टली फॉलो करवाते हो क्लियरली रॉन्ग आंसर देगा। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि जो वेट है उसको मैं मोल्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, है ना। और मोल्स में कन्वर्ट करने के बाद मोल्स में क्या होगा, स्टोइकियोमेट्री प्रॉपर्ली फॉलो हो जाती है, क्योंकि मोल्स क्या है, वो नंबर को सजेस्ट करता है, इसलिए। तो इसलिए आप वेट अगर गिवन है तो आप उसको मोल्स में कन्वर्ट कर लो, फिर स्टोइकियोमेट्री फॉलो करवाना, तो आपको आंसर एक बार में आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे, अगर इसका वेट मैं मोल्स निकालूं तो यहाँ पे 2 से डिवाइड, क्योंकि हाइड्रोजन है और O2 का यहाँ पे 32 से डिवाइड होगा। इनके रिस्पेक्टिव मोलर मास से आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे 5 मोल्स हैं और यहाँ पर आपके पास 2 मोल्स हैं। ओके, पहली चीज आपको ये देखिए हो गया। अच्छा, अब देखो आपको अमाउंट प्रॉपर पता चल गया। अब ऐसे केस में क्या होता है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और हमारे पास आता है, वो आता है लिमिटिंग रिएजेंट का। लिमिटिंग रिएजेंट ये बोलता है कि अगर आपको रिएक्टेंट्स की सभी की अगर अमाउंट गिवन है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि अगर अमाउंट सेम नहीं होती तो चांसेस ये होते हैं कि कोई एक जल्दी खत्म हो जाता है, और जो रिएक्शन में जल्दी खत्म होता है उसका बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, शॉर्ट में इसको LR भी बोल देते हैं हम कई बार। तो LR या लिमिटिंग रिएजेंट की हम बात करते हैं, तो वो आपको वो देखना पड़ता है थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा तो लिमिटिंग रीजन आप कैसे पता करते हो, एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ फिर, कि अगर लिमिटिंग रीजन आपको कभी पता करना है तो जो भी आपको मोल्स गिवन है किसी भी आपके मॉलिक्यूल के, जिसके भी मोल्स गिवन है उसमें उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से आप डिवाइड लगा दो, और जिसमें सबसे छोटा नंबर आता है ना, वही क्या होता है, लिमिटिंग रीजन कहलाता है हमेशा। ओके, जैसे कि अगर मान लो मैं यहाँ पर अगर ट्राई करना चाहूँ, अगर मान लो मैं बोलता हूँ हाइड्रोजन के लिए अगर मैं बात करता हूँ, तो हाइड्रोजन के मोल्स कितने गिवन है, 5 डिवाइड बाई इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 2, क्या आ जाएगा आपका 2.5 है, ठीक है। अच्छा, O2 की अगर बात करेंगे तो O2 के मोल्स कितने गिवन है, 2 अपॉन इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो क्या हो जाएगा 2। छोटा नंबर क्या आया, 2.5 या 2, ऑब्वियसली बात है 2 छोटा नंबर है, यानी कि O2 क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। और तब आपको अब लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही रिएक्शन करवानी पड़ती है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका अदर कितना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बचेगा ही बचेगा, रिएक्शन वो काफी ज्यादा अमाउंट में है। तो एक बार अगर लिमिटिंग रिएजेंट पता कर लो, उसके बाद आपको जो स्टोइकियोमेट्री फॉलो करवाते हैं, जो रिएक्शन होती है वो उस लिमिटिंग रीजन के अकॉर्डिंग ही होती है। तो ऐसे में अगर बात करेंगे, सो अगर मेरे पास 2 मोल अगर O2 है, तो आपको अब ये बिल्कुल नहीं देखना कि आपके पास हाइड्रोजन कितना है, इसको वाला ये आप इग्नोर कर दो, कोई जरूरत नहीं इसको। आप बस ये देखो O2 कितना है, O2 आपका 2 मोल है। अब 2 मोल होगा तो ये कितना वाटा बनाएगा, आपको पता है अगर ये 1 है तो ये डबल अमाउंट में बनाने वाला है, रेशियो क्या 1:2 है ना, तो अगर ये 1 होगा तो ये डबल बनाएगा। तो अगर 2 मोल है तो वाटर कितना मेरे का बनेगा, 2 मोल के अकॉर्डिंग मेरा वाटर बन जाएगा 4 मोल का, और बस यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 4 मोल क्या हो जाएगा, मुझे टोटल वाटर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो लिमिटिंग रीजन में पहचानते कैसे हैं, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। बस जो भी मोल्स हैं उसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड लगाना। ओके, कुछ भी गिवन हो डाटा में आप मोल्स निकालो, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड लगा दो, वही क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रीजन हो जाता है। ओके, और उसके बेसिस पे जो भी लिमिटिंग रीजन होता है, बाद में जो पूरी रिएक्शन होती है वो लिमिटिंग रीजन के अकॉर्डिंग ही पढ़ी जाती है, क्योंकि वही सबसे पहले खत्म होगा, इसलिए उसी के अकॉर्डिंग देखना है। अदर्स को आप क्या मान लो कि वो एक्सेस में ज्यादा ही है, बचेंगे। ओके, सो ये वाली चीज यहाँ पर आ जाती है। ओके, अच्छा चलो एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन किया है। वॉल्यूम ऑफ CO2 आपसे पूछा जा रहा है, ऑब्टेन्ड बाय कंप्लीट डीकंपोजिशन ऑफ 9.8 ग्राम ऑफ BaCO3, जिसमें आपको बेरियम का आपको मास भी गिवन है। सो देखो यहाँ पर आपको क्या है, पहले वही वाली बात है, रिएक्शन लिखोगे BaCO3 का, अगर टूटेगा तो किस में टूटेगा, ये एक तो बनाएगा ये BaO में और बनाएगा CO2 बनाएगा, ठीक है। तो आपको ये देखना पड़ेगा अगेन स्टोइकियोमेट्री क्या बोलती है। आपको स्टोइकियोमेट्री देखो यहाँ पे 1:1:1, जो स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट है वो 1:1:1 में, यानी जितने मोल मेरे पास BaCO3 होगा उतने ही मोल क्या बनेंगे, मेरे CO2 के बनने चाहिए, है ना। अच्छा, अब इसके बाद आप ये जानते हो अच्छे तरीके से मोल्स कैसे निकालते हैं। 9.85 ग्राम आपको दिया है ना, आपको गिवन है 9.85 ग्राम, तो ऑब्वियसली बात है ग्राम से तो बात हमारी बनेगी नहीं। आपको पता है ग्राम पे स्टोइकियोमेट्री फॉलो नहीं होती है, आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले मोल्स में। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम इसको पहले मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो मोल कितना हो जाएगा 9.85 डिवाइड बाई इसका मोलर मास। तो Ba का आपको गिवन है 137, और CO3 का कितना होता है, देखो CO3 का जरूर याद रखना, वैसे कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 348 प्लस 12 कितना हो जाएगा 60, और 60 प्लस 137 क्या हो जाएगा 197। तो इसको मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, ये 197 है। ओके, कैलकुलेट कर लेना, यही आएगा, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा मोल। अभी मुझे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इसे लास्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो रेशियो क्या बोलता है, जितने मोल्स मेरे पास BaCO3 के होंगे उतने ही मेरे पास क्या होना चाहिए, CO2 होना चाहिए, 1:1 है। तो CO2 जो बनेगी यहाँ पे, तो कितना मोल्स बनेगा उसका, उसका भी बनेगा 9.87 डिवाइड बाई 197, 9.85 डिवाइड बाई 197। ठीक है, ये आपका बेसिकली बन जाएगा इतने आपके मोल्स। लेकिन हमसे क्या पूछा क्वेश्चन में, हमसे पूछा कितने वॉल्यूम बनेगा, इसलिए लीटर पूछा है। तो लीटर के लिए क्या करते हो, आपको पता है 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करते हो, जो मोल के फॉर्मूले थे। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या है आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर वैसे मैं आपको बता दूं, इसका जो आंसर आएगा आप सॉल्व करके देखना, आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर जो बी है, वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 1.12 लीटर का। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं। ओके, सो इसी के साथ बात करेंगे तो हमारा आज का जो वीडियो है वो कंप्लीट हो जाता है, आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाता है, जिसमें आज हमने बात किया सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से कैसे क्वेश्चन इस साल एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं और किस तरीके से आपको एनसीईआरटी में कौन से टॉपिक जरूर पढ़ने चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में सबसे पहला जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है इंपॉर्टेंटली, वो है आपका लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, जिसमें आपको स्पेशली क्या पढ़ना है, लॉज के नाम किसने दिया था और उसका मेन यूज क्या है, ये आपको जरूर पढ़ना है, नंबर एक चीज। दूसरा मोल कॉन्सेप्ट में आपके जो तीनों फॉर्मुलेस हैं उस पर जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे अच्छा रहेगा, और कि वो आगे भी यूज में आते हैं। ऑब्वियसली बात है, जब स्टैक्योमेट्री वाले क्वेश्चन में अभी आपने देखा कि मैं मोल के फॉर्मुले यूज ले रहा था वेट को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो आपको जरूरत पड़ेगा, या आपको मोल्स को फिर वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है या अगेन वेट में कन्वर्ट करना है, तो वो आपको क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग करना पड़ सकता है। एंड इसके अलावा जो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला वाला पार्ट है एक वो, तो 3 क्वेश्चंस आपके पास बहुत अच्छे बन सकते हैं। तो तीनों के लिए आपको प्रैक्टिस करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, जितना करोगे उतना बढ़िया रहेगा। एंड अगर आपको और क्वेश्चन की जरूरत हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो, जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड एनसीईआरटी को थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ना, क्योंकि इस साल एनसीईआरटी ही आपकी सबसे मेन टॉप लेवल की बुक होने वाली है और वहीं से सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ओके, तो जल्दी मिलेंगे हम ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।